बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। पाकिस्तान की सियासत में आज एक बार फिर ख़बरों से भरपूर दिन था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज एक दिन में दो बड़े सियासी लीडरान से मिले। मौलाना फजलुर रहमान साहब से उन्होंने मुलाकात की, पिछले दिनों भी की थी, और फिर आज ही शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू का अहवाल था बड़ा दिलचस्प था। इससे पहले खबरें आई कि शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून के इजलास में कहा कि APC में मैं कोशिश करूंगा शिरकत करने की, लेकिन मेरी ये शिरकत सेहत से मशरूत होगी। और इससे पहले भी आप जानते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी सेहत की खराबी की वजह से कई इवेंट्स में नहीं जा सके हैं। तो आज ये हुआ कि जब मीडिया से बातचीत हो रही थी तो बिलावल साहब जो है वो इस तहरीक की क़यादत शहबाज शरीफ साहब को देने पर बज़िद नजर आए, जबकि शहबाज शरीफ साहब यही क़यादत की ऑफ़र शुक्रिया के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को लौटाते नजर आए। कुछ ये मंजर था, देखिएगा। शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट, अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। हमारे इनकलाब को लीड करना, नहीं, आप क्या, पहले आप ये ना, पहले आप में 3 साल ही गुजर जाए कहीं। अच्छा, ये पहला मरहला नहीं है जब ये पार्टियां इस तरह बाहम शीरो शकर नजर आई हैं। इससे पहले भी मामला ऐसा नजर आया था। जरा एक अक्स देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब की शान में क्या कह रहे थे। तो आपका किरदार है मोहतरम ज़रदारी साहब, और जो कुछ मुझ जैसे नाचीज़ का किरदार है, ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों के लिए मसले राह होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत का रुख अब इस तरफ है। अब ये खामखा लड़ना, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ना, ये अब सब माजी की यादें रह जानी चाहिए। और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी इसको रेसिप्रोकेट करते नजर आए जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए, आने वाली नस्लों के लिए खूबसूरत जज्बात का एहसास, खूबसूरत एहसासात का तर्जुमानी की इन अल्फाज में। क्या कहा, जरा देखिए। मियाँ साहब और हमारा अब वास्ता इंशाअल्लाह 2nd to 3rd जनरेशन तक चलना है। आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो इस रवायात को कायम रखें। हसन भाई मेरे बेटे की तरह हैं, उसको और आने वाले कल में बिलावल को, बख्तावर को, उनको पता हो कि हमारे ताल्लुकात किस तरह हैं और किस तरह रखने हैं, और ये एक रवायात कायम कर देनी है जिसको कोई तोड़ ना सके। पाकिस्तान, लेकिन फिर उसके बाद हालात ने एक बार फिर जो है वो एक नई करवट ली, और फिर दोनों पार्टियों के एक दूसरे के खिलाफ ज़बरदस्त बयानबाजियां सामने आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही ज़रदारी साहब और दीगर लीडरान नून लीग के हवाले से फिर ये अल्फाज और अंदाज इख्तियार करते नजर आए। क्या कहा पीपल्स पार्टी ने नून लीग के हवाले से, देखिएगा। कोर्ट को स्टडी करके ही इज गिल्टी ऑफ कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स एंड नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स। घर भेजे जाने का इंतजार ना करो, बल्कि he just has to resign। मेरा साहब अब तो इसको मुस्तफी हो जाए। ये अवाम का चोर है, हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने शरीफों को मिटाना है, हर किस्म से कौम का हक टूटा है, हम इनसे कौम का हक वापस लेंगे। अभी तुम्हें इब्तिदाए इश्क किया है, आप देखिए आगे क्या होता है। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। पूरे पाकिस्तान को पता पड़ गया है, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। अगर नवाज शरीफ का साथ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। और फिर मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ ये अल्फाज कहते हुए नजर आए, और ये अल्फाज हमारे मेहमानों में से एक मुसद्दिक मलिक साहब सुन भी रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे, कि बड़ा लुत्फ भी ले रहे हैं। नून लीग ने फिर क्या कहा पीपल्स पार्टी के हवाले से, ये देखिएगा। ज़रदारी साहब का $60 मिलियन जो लूटा एस्टेब्लिश्ड 6 अरब रुपया वो हजम कर जाएं, ये एहतसाब है। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये $6 करोड़ पाकिस्तान वापस नहीं आते। ज़रदारी साहब, पाकिस्तान के गरीब अवाम की दौलत जो आपने लूटी है वो दुनिया के आखिरी कोने से वापस लाकर अवाम के खिदमत में निछावर करेंगे। हैरत होती है जब और कोई नहीं, खुद आसिफ ज़रदारी करप्शन के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। खा खा के इनका पेट ही नहीं भरता। ये शुगर मिले किधर से आई हैं? आपकी शुगर मिले बच्चे देती हैं, अरबों रुपया खा गए आप, आपके पेट की आग नहीं बुझी। पाकिस्तान फॉर सेल कॉन्टैक्ट
यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने आज बिलावल साहब को कहा कि नहीं ये क़यादत आपने करनी है, नौजवान कांधों को मैंने जिम्मेदारी सौंप दी है, वो शहबाज शरीफ साहब ये कहते नजर आए थे कि बिलावल साहब आप अपने अब्बू से पूछें कि देखो कितनी करप्शन क्यों की उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा ये कहा था बिलावल साहब के लिए, देखिएगा। सरे महल किसी से भूला हुआ नहीं, और दूसरी जायदादें जो आपके खून पसीने की कमाई जिन्होंने लूट कर पाकिस्तान को बदहाल किया और पाकिस्तान को गरीब किया, आज वो एहतसाब करने चले हैं। किस तरह जनाब वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफ़ा दे दें, ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे। और बेटा अपना तो हिसाब पहले कर लो। एक बच्चा कहता है कि जनाब वज़ीर आज़म आप इस्तीफ़ा दे दें, बेटा इस तरह की बात न करो, जाके देखो झांको वो 5 साल जो आपके वालिद साहब की जो सरबराही में गुजरे हैं। बेटा इस तरह की बात नहीं करो, यहाँ के देखो 5 साल जो आपके वाले साहब की सरबराही में गुजरे हैं। लेकिन आज ये आलम है कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं हमारी इनकलाबी तहरीक की क़यादत आपने करनी है, शहबाज साहब कह रहे हैं नहीं मैंने ये क़यादत आपके जवान कंधों पर। ये नया मंजरनामा है, ये नया पाकिस्तान है क्या है? मेहमानों से पूछते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, अभी मैं से ब्रेक से पहले कह रहा था सीनियर तरीन रहनुमा नबील गबोल साहब हमारे साथ हैं, हमारे हरदिल अजीज़ जनाब क़िबला मुसद्दिक़ मलिक साहब सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ हैं, और हमारे भाई जनाब वलीद इकबाल साहब ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ऐवान बाला से इनका भी ताल्लुक़ है सेनेटर। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की इजाज़त से नबील गबोल साहब आपसे आगाज़ करूँ। ये वलीद इकबाल साहब की पार्टी को ताने देते देते नहीं थकते कि यार ये यू टर्न लेते हैं और यू टर्न के मास्टर्स हैं। ये इससे बड़ा यू टर्न क्या है कि आप कहते हैं वो चोर, वो कहते हैं आप डकैत, आप कहते हैं तुमने लूटा, वो कहते हैं तुमने लूटा। आज आप कहते हैं आप हमारी क़यादत करें, वो कहते हैं नहीं नहीं तुम हमारी क़यादत करो। क्या ये खुला तजाद नहीं? यार ये वसीम आपको लगता है कि लाइसेंस टू एम्बैरसमेंट मिला है आज आपको? अल्लाह माफ करे, मैं सवाल पूछा है मासूमाना। और पीपल्स पार्टी को, ओ भाई सियासत जो है ना, सियासत हालात को देख के करते हैं। सियासत इज लाइक अ चेस गेम। अच्छा। शतरंज के जो खिलाड़ी होते हैं ना, जब शतरंज के मोरे रखते हैं आगे पीछे, तो उसको देखते हुए चलना पड़ता है। अब आप देखें, तो आप हालात मासूम को हैं, देखकर आपको समझ आप नहीं कुछ आएगी करें तो वो सियासत, ये कुछ करें तो यू टर्न। हाँ, अरे आप देखें ना, ये फंस चुके। अब मसला क्या है, सोवियत यूनियन को अगर पता चलता कि अगर वो अपनी इकोनॉमी दुरुस्त रखते और अपना प्लान सही रखते तो शायद सोवियत यूनियन नहीं टूटता। और आज हम इस मुल्क को बचाने के लिए अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी आपस में मिल रहे हैं तो कौन सी गुनाह है भाई? हम लोग समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत चोर वो रहे हैं नहीं यार, इस मुल्क के मफाद के लिए। देखें वो उस वक्त जो बात की थी, मैंने पहले भी एक बात आपको कही, जब आपने JIT के ऊपर मुझे लिया था और आपने पूरा चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई, मैंने कहा मुंह से निकली हुई बात और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती। तो जो बोला बोला है। अब शहबाज शरीफ बोलेगा मैंने उस वक्त बोला था, मैं माफी मांगता हूं, या आसिफ अली जरदारी साहब बोलेंगे नहीं जो उस वक्त मैंने बोला था वो गलत था। अभी ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो मैंने दिखाया है इसमें तो ये हुआ कि पहले दोस्ती थी, फिर लड़ाई, फिर दोबारा दोस्ती। तो सवाल ये फिर लड़ाई होगी या अभी, यानी ये आज की ताजा खबर है, फिर कल कोई नई होगी लड़ाई? अच्छा, होगी लड़ाई, हालात को देखते हुए तो दोबारा होगी लड़ाई। पहले बड़े दुश्मन को तो हम हटाए ना रास्ते से, पहले बड़े दुश्मन को हटाए जिसने हमें हमारे माथे पे लिख दिया हम चोर है। पहले तो हम उसको तो हम अभी वो अल्फाज में नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं कि चलो भाई उसको तो हम दुनिया के सामने बताएं कि उसकी हकीकत क्या है कि वो हमें चोर डाकू कह रहे हैं। और आज की करप्शन का अगर आपको हम व्हाइट पेपर बना रहे हैं, करप्शन अनकरीब सामने लेकर आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आज कैसे कैसे करप्शन हो रहे हैं। चलो मुसद्दिक साहब, इब्तिदाई तो आप भी इस पर कमेंट फरमा दीजिए कि इस पर क्या कहें कि मतलब आपकी राय इनके बारे में तब्दील हो गई है या हालात तब्दील हो गए हैं इसलिए समझौता करना पड़ा है, क्या है? मुझे तो मालूम ही नहीं था। आप देख रहे हैं, मैं तो हलवा खा रहा था। मैंने लोगों को नहीं दिखाया, लेकिन मैं खाली बता दिया कि जिस तरह मुस्कुरा रहे थे उसका मैंने लुत्फ लिया और लोगों को बताया कि आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं शुक्र खुदा का आपने दिखा नहीं दिया। नहीं दिखाया नहीं। मुझे तो ये भी खतरा था कि आप नहीं दिखाई डालेंगे। तालिम आदमी है आप। नहीं। और आज तो बहुत मजा ले रहे हैं आप, और मुझे पता होता अभी मैं कराची से वापस पहुंचा नाम का मासूम बनता है। मैंने सोचा कि मैं तो मासूमाना तौर पे आपके प्रोग्राम से भाग जाता, पता होता आप आज
मूड में है। नहीं मैं लेकिन देखें मेरा नुक्ता नजर ये है कि माशाल्लाह खुद बहुत वफादार आदमी है और बड़ी तहजीब याफ्ता तरीके से गुफ्तगू भी करते हैं, अपने प्रोग्राम्स भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको नज़र आए किसी जगह पे कि एक तहजीब याफ्ता रुख बदल रही है सियासत या बेहतरी की तरफ जा रही है, हाँ तो बेहतर ये है कि हम उसको अप्रिशिएट करें, बिलखुसूस वो लोग जो इन चीज़ों में खुद भी बिलीव हैं, शाइस्तगी में और वज़ादारी में। और मेरा ज़ाती पर्सनल ये ख्याल है कि की ज़बान अभी आपने सुनाई है, हमें केयरफुल रहना चाहिए सियासत में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एक वसीम बादामी जो है वो लर्क कर रहा है किसी स्क्रीन के पीछे और वो ये चलाएगा बाद में। लेकिन हकीकत ये है कि उसके अलावा भी अगर ये किसी स्क्रीन पे ना भी चलें तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, जिस तरह अभी गबोल साहब कह रहे थे कि हम सियासी तौर पे इस वक्त इकट्ठा होकर एक लाया अमल बना रहे हैं, हम एक सियासी जमात तो नहीं, हमारा टकराव भी होगा, फिर हम जोड़ के किसी मुल्की मुफाद में आगे भी बढ़ेंगे और मुल्की मुफाद में ही हमारा ये इल्हाक टूट भी सकता है किसी वक्त, हम इलेक्शंस भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन जो आपने चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश की है वो बजाय कि हमें बहुत ज़्यादा सख्त कलामी नहीं करनी चाहिए, वो वैसे ही मैं बिलीव करता हूँ सियासत में नहीं होनी चाहिए। मगर उसके अलावा मैं ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये बड़ी खुशाइन बात है जो आज नज़र आई है। बहुत दिन से ये बात हो रही थी कि शहबाज साहब कहाँ हैं, उन्होंने जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर हुई, हम बारहा कह रहे थे कि वो अलील हैं और जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर होगी वो तमाम सियासी जमातों की लीडर्स से इन कांटेक्ट है टेलीफोन पे और बहुत जल्द आज भी जिस अंदाज से जब बिलावल साहब ने कहा कि हमारे इनकलाब की क़यादत शहबाज साहब करेंगे और शहबाज साहब ने कहा कि मैंने कहा कि नहीं इनके नौजवान कांधे क़यादत करें, उससे ताबीर कई लोगों ने यही ली कि शहबाज साहब फिर ये पैगाम देना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न कि यार मैं इसमें भाई हर अवल दस्तक मैं नहीं लीड कर रहा इसको भाई, मैं नहीं, बड़ा पैसिव किरदार है मेरा। नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में आपने वज़ादारी, हालांकि आप वज़ादारी को कभी कंफ्यूज नहीं करते, लेकिन गालिबन क्योंकि एक खास किस्म का रुख आपने अच्छा नहीं आप कह रहे हैं शहबाज साहब जस्ट बीइंग टू हम्बल, रुख और अंदाज से बड़ा हम्बल मेरा ख्याल है। अच्छा जी मेरा ख्याल है नहीं दोनों तरफ असल में इन गुनाहगार आंखों को यकीन ना आया ना, इट वाज टू गुड टू बी ट्रू के क्योंकि शहबाज साहब ने कहा था कि बेटा आप पूछो आपके अब्बू क्यों करप्शन करते हैं बेटा, और आज कह रहे हैं कि नहीं आप गुनाहगार, आप जी बादामी साहब आपकी आंखों को मैं गुनाहगार तो नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल आपकी आंखों में एक तिरछापन है जो जिससे आप देख रहे हैं। लेकिन ये बताएं बिफोर आई गो टू वलीद साहब, आपको ये लगता है प्रैक्टिकली आप दोनों मिल जाएं, चलें आप दोनों एक हो गए, आप दोनों ने एपीसी कर दी, उसमें शहबाज साहब भी आ गए, सख्त तरीन एलामिया आ गया, 4 जलसे 8 एहतजाज हो गए, ठीक है ये सब कुछ हो गया, फिर क्या इससे हुकूमत के जाने का रास्ता कैसे हमवार करेंगे आप वलीद साहब की? देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे और बारहा ये कह चुके हैं जो आइन से बाला हो वो तो हम नहीं करेंगे। आइन हमें किन चीज इजाजत देता है? आइन हमें इजाजत देता है कि हम पार्लियामान के अंदर भरपूर अंदाज में पार्लिमानी प्रेशर डालें, यानी अगर कोई भी ऑर्डिनेंस आए, जैसा कि बहुत से ऑर्डिनेंस सुनने में आया है कि कल वलीद साहब की जमात 5 ऑर्डिनेंसेस ला रही है, अल्लाह खैर करे, एक दिन 20 लाई थी, कल 5 आ रहे हैं, तो 5 शुद्ध। अच्छा जी कल सुनने में तो यही आया, मैं तो अभी कराची से पहुंचा हूं तो मुझे पता चला कि कल सुबह तैयारी पकड़ने वलीद साहब 5 ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। तो जिस मुल्क में जैसे आप कहते हैं मजाक में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, वहाँ पे आपको एक तो पार्लियामान में इकट्ठा होके कुछ करना होता है उन चीज़ों को जो मुल्की मुफाद में ना हो, जो मुल्की मुफाद में होंगी हम उनको एहतराम से पढ़ेंगे भी और आगे भी बढ़ाएंगे, ठीक है करेंगे, लेकिन जो मुल्की मुफाद में नहीं होंगी उनको भरपूर अपोज करेंगे। दूसरी प्रोविजन ये है कि जिस तरह आपने देखा कि इनके सियासी हलीफ इनसे टूट रहे हैं, कि पार्टी के अंदर के लोग इनसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं, और आपने राजा रियाज साहब की गुफ्तगू सुनी, आपने हमारे दोस्त चौधरी फवाद साहब का भी इल्ज़ाम वो क्या अनइलेक्टेड मेंबर्स पे जो उन्होंने तबसरा किया वो देखा था। तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि जिस तरफ मईशत जा रही है और जिस तरह मुल्क का मेल्ट डाउन हो रहा है, वो तमाम लोग जो वोट लेकर आए हैं वो अपने आप को अब अलहदा करना शुरू कर देंगे इस हुकूमत से। अच्छा। अगर ऐसा हुआ और तमाम पार्टियां ये समझें अगर कि इस वक्त इनको कॉन्फिडेंस करना चाहिए, तो वो भी एक प्रोविजन है। और तीसरी जो आईनी प्रोविजन हमारे पास है वो ये है कि अगर अवाम के दुख दर्द का किसी भी तरीके से मुदावा नहीं होता बिकॉज इनके पास मेजॉरिटी है, तो हमारे पास ये हक है कि हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट करें। वो आइन के मुताबिक होगा, वो वायलेंट नहीं होगा,
उसमें हर एक की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा। लेकिन ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास हैं और जब ये तमाम सियासी जमातें मिलके बैठेंगी तो इन तमाम चीज़ों को ज़ेर गौर लाएंगी। अब मैं जरा आगे आगे आपसे पूछूंगा नबील भाई से भी कि आपको लगता है इन तीन में से कोई भी ऑप्शन हो जाएगा फाल और हुकूमत चली जाएगी, बात आगे जाके पूछता हूँ। लेकिन पहले तो बताएं वली साहब, आप क्या कल 5 ऑर्डिनेंस एक दिन में ऐसा हो रहा है वलीद भाई? देखिए जी, ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस जारी करने का जो इख्तियार है वो आर्टिकल 89 जो है आइन का उसमें मौजूद है और उसको आइन ही ये वज़ा करता है, वही आर्टिकल 89 कि उसको आप फिर असेंबली में पेश करें और सेनेट में वो 2 ही ऐवान है ना, पार्लियामेंट उनका मजमुआ है और ऊपर हेड ऑफ स्टेट जो सदर है, तो वो उसको कौन सी उसमें ऐसी आइन से मावरा बात है और के ऑर्डिनेंस जो है, और वो ऐसी कोई खुफिया बात भी नहीं है। ऑर्डर्स ऑफ द डे जो एजेंडा है कल का सेनेट का, मुसद्दिक साहब अगर अभी जहाज़ से उतर के आए हैं, ये तो कोई दोपहर 12-1 बजे से वो अपना पब्लिक डोमेन में है कल एजेंडा, और यस उसमें ऑर्डिनेंसेस भी हैं और अदरवाइज कोई बिल्स भी हैं। क्या कह रहे हैं मुसद्दिक साहब? बिल्स का जिक्र भी है और ऑर्डिनेंस मैंने कहा घर जाके पढ़ूंगा वो 5 ऑर्डिनेंसेस जी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जो आए हैं, एक दिन 20 भी आए थे, आपको याद होगा। जो मैं जमहूरी हमारे समझता क्या है, मतलब आइन ने प्रोविजन दिया है इसमें क्या? नहीं, ये अभी बात पूरी नहीं हुई गुलामी साहब। अभी इसका एक पहलू ये है कि ये आइनी अमल है और बिल्कुल आइन के मुताबिक वो ले की जा रही है बिफोर द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सही है। दूसरी बात ये है कि अभी कुछ 6-8 माह पहले जो पार्लिमानी अमूर की जो कायमा कमेटी है सेनेट की, जिसकी सदारत करती हैं शशि पलेजो साहिबा, सेनेटर शशि पलेजो साहिबा, पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक केस स्टडी एक निकाली। केस स्टडी उन्होंने एक कही कि हम पेश करते हैं बिफोर द कमेटी ऑर्डिनेंसेस के इजरा के ऊपर, और उसमें मुख्तलिफ आइन जो थे दुनिया भर के उसका भी जायज़ा लिया गया कि ऑर्डिनेंस का इख्तियार कोई हिंदुस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में वगैरह वगैरह। और असल बात ये थी कि मैंने तजवीज़ किया उनको और फिर उस पर अमल भी हुआ। पार्लिमानी अमूर की वजारत ने पिछले 10-15 साल की ऑर्डिनेंसेस के इजरा की फहरिस्त भी लेके आए कि किस दौर में कितनी ऑर्डिनेंसेस जारी हुई हैं, क्योंकि हम पे तनकीद उस वक्त हो रही थी कि जी हमने एक साल में 11 ऑर्डिनेंसेस ले आए, इनके दौर में आपसे ज़्यादा था ना उस वक्त एक और वही सामने आया, पता लगा कि ये इन दोनों गवर्नमेंट्स के जब सदूर जारी करते थे ऑर्डिनेंसेस तो उनकी एवरेज जो थी वो हमारे से डबल से भी ज़्यादा थी, को 25 साल थी। तो ये पता नहीं जो अपना वक्त जब होता है तो ये कोई और तरीका अप्लाई करते हैं और हमारा वक्त आता है तो कोई और तरीका अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं उसके अलावा जो वसीम अच्छा, लेकिन अभी जो मुसद्दिक, ठीक है ये तो बात हो गई, लेकिन मुसद्दिक साहब ने जो एक जी मुसद्दिक साहब नहीं, मैं ये कहने लगा था कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दिन में 20-25 ऑर्डिनेंसेस लाने का, जो बाद में आपने फिर वापस ले लिए जब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई ऑपोजिशन, वो रिकॉर्ड तो खैर आपको ही मिलता है ना। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हमें ऑर्डिनेंस को उसी वक्त इस्तेमाल करना चाहे हम करें, पीपल्स पार्टी करे या आप करें, जब असेंबली सेशन में ना हो, इमरजेंसी हो, इसको टूल के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम भी करते हैं तो अच्छा नहीं है, और अगर आप भी कर रहे हैं जो भी करे गलत है। और ये बता दें वली साहब, अब ये जो मुसद्दिक साहब कह रहे हैं कि जनाब कुछ आपके अपनी सफों में लोगों की नाराजगियां, कुछ परफॉर्मेंस, ये सब कंबाइंड जो है ये आपकी हुकूमत के जाने का सबब बन सकता है, अपोजिशन का मिलना, बिलावल साहब का, ये सारा कुछ। नहीं, मेरे ख्याल में चाय की प्याली में तूफान है। चाय की प्याली में पहली मैं ये अर्ज करूँ कि मोहसिन शाहनवाज राजा साहब ने एक, या आई थिंक खुरम दस्तगीर साहब ने पिटीशन ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की हुई है, जिसमें मोहसिन साहब वकील हैं उनके, और उसमें उन्होंने ऑर्डिनेंस के जो जारी करने का इख्तियार है 89 आर्टिकल 89 के तहत उसकी तशरीह मांगी है। अच्छा, तो ये उससे और वाज़ेह हो जाएगा कि इनकी 25 थी या हमारी 25 थी या जितनी भी थी, वो आगे आने वाले वक्त के लिए उसके स्कोप को अगर उसमें हम ज्यादती कर रहे हैं, या इन्होंने भी किया है बाजी में, जिसको ये तस्लीम कर रहे हैं अगर गलत थी तो वो वाज़ेह हो जाएगी। मैं ज़्यादा जो बात कहना चाह रहा था बदामी साहब वो ये थी कि प्रोग्राम के शुरू में आपने वो जो क्लिप्स चलाए, जी दोनों की शिकायत का इजहार हो या एक ख्वाहिश का इजहार करने दें, मेरे ख्याल में सोने पे सुहागा होता कि आप उन सारी क्लिप्स के बाद खान साहब की वो तकरीर, इमरान खान साहब की जो वज़ीर आज़म है उस वक्त अपोजिशन में थे,
वो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक ही गेंद से ये दोनों विकेटें लूंगा, और अब वो दोनों विकेटें लेके हाँ, क्योंकि वो यार मैंने इतने 500 के लिए चला दिया नबील भाई, लेकिन वलीद भाई की तशफ़ी नहीं हुई। वो कहते हैं एक और चलाना चाहिए। वो असल में वो वाला क्लिप इमरान खान साहब का, लेकिन उनके मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। वो कह रहे हैं नबील भाई, क्या वो कह रहे थे मुक्का है, एक बॉल से दोनों को बोल्ड कर दिया। ये वसीम आपने क्रिकेट खेला है, ज़ाहिर आपने खेला है, मैंने देखा आपको खेलते हुए। मुझे एक बताया, ये क्रिकेट में एक बॉल से दोनों विकेट जो आमने सामने कैसे गिर सकते हैं? ये तो देखो चीटिंग से वो इस तरह गिरते हैं, वो इस तरह गिरते हैं जब आखिरी खिलाड़ी आता है, जब आखिरी खिलाड़ी आता है ना, चीटिंग से भाई आखिरी खिलाड़ी आता है, जब इनिंग्स खत्म हो गई होती है तो वो एक गेंद आता है तो दोनों आउट हो जाते हैं। ये तो वही बात होगी ना, 10वां खिलाड़ी आउट होता है। जर्मनी, ये तो वही बात होगी, विकेट तो एक ही उड़ती है ना, बॉर्डर्स मिलते हैं, विकेट तो एक ही उड़ती है, दूसरा ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। बादामी साहब अगर आपके साथ हो तो पहली गेंद पे भी हो सकता है, बेशक पीछे 10 विकेटें हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लेकिन इस्तेमाल करते हैं। जी इशारतन ऑफ कोर्स। वसीम, ऑन सीरियस नोट, मुझे सिर्फ देखें, ये वलीद इकबाल साहब माशाल्लाह बहुत बड़े बैरिस्टर है, हाँ बड़े, और बहुत बड़े शख्सियत के औलादों में से हैं। उनसे मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये अच्छा होता है, मुझे बताएं, एक जमहूरी हुकूमत में जब सेशन चल रहा हो आप ऑर्डिनेंस पास करें? यानी आपको अपने पार्लियामान के ऊपर एतबार ही नहीं है, आपको अपने वोट पर एतबार नहीं है, अपने जो वोटर्स बैठे हुए हैं, और भाई आप पार्लियामेंट में लेकर आए ना इस ऑर्डिनेंस को, जो आप 5 लेकर आ रहे हैं कल, आइन तो आप पार्लियामेंट में लेकर आए, पार्लियामेंट इज इन सेशन चल रहा हो उस दौरान तो ऑर्डिनेंस का इजरा हो सकता है क्या? नहीं ला सकते, हो ही नहीं सकता, मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। दोनों ऐवानों का जवाब ही तब बनता है जब सेशन ना चल रहा हो। ऑर्डिनेंस ये तो ले कर रहे हैं, नहीं हो सकता। असल बात पे तो आप लोग आ ही नहीं रहे। नहीं, मुझे तो सेशन के दौरान कौन सा आया ऑर्डिनेंस नबील भाई? आप मुझे आर्टिकल बता दे, कौन सा आर्टिकल में है? आप आर्टिकल बता दे, 89 आर्टिकल 89 का आप ए पढ़े, आर्टिकल 89 का ए पढ़े। मैं आपकी तरह वकील नहीं हूं, मैं जाहिल आदमी हूं। आर्टिकल 89 का ए पे पढ़े, जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो, ड्यूरिंग पार्लियामेंट के सेशन, नहीं सेशन में है दोनों हाउसेस, दोनों हाउसेस सेशन के दौरान ऑर्डिनेंस का इजरा थोड़ी हुआ है नबील भाई, वो तो पहले हो गया था ना। इजरा नहीं हो सकता भाई, ये कल जो होने जा रहा है यार, बदामी साहब कल टेबल हो रहा है ना, जो पहले इजरा हो गया, कल टेबल हो रहा है पार्लियामान में। हाँ, ले हो रहा है, टेबल पहले हुआ, टेबल हुआ था जब वो नहीं थे, हो सकता है जारी हुआ था जब ऐवान नहीं थे सेशन में। नहीं, मुस्तफिक भाई बताएं, टेबल तो हो सकता है, ले हो सकता है, वरना तो फिर वो लैप्स हो जाएगा ना, अगर मुद्दत में ले नहीं हुआ, मैं ले नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगा फिर। देखिए ये नहीं है मामला, ये है कि एक ऑर्डिनेंस जिसका मैं जिक्र नहीं करूंगा वो हमारे भाई ने छिपाई रखा। अच्छा, उसकी आप मजीद वजाहत ना कीजिएगा, वरना लोग समझेंगे आप कलभूषण वाले ऑर्डिनेंस की बात कर रहे थे। नहीं, मैं बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहा, मगर एक कोई छिपाए रखा इन्होंने ऑर्डिनेंस, और फिर एकदम ला के टेबल पे आखिरी दिन रख दिया, जुमेरात को या जुम्मे को, कि ये लीजिए, ये भी एक है, हम भूल गए थे। ऐसा मत किया कि चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। सही, लेकिन आपका इशारा कलभूषण वाले ऑर्डिनेंस की तरफ तो नहीं है ना? नहीं, कतन नहीं। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में आप बताइएगा, ये हुकूमत जो जाने की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश खबर बन पाएगी या हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले? ब्रेक के बाद पूछते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। नबील कबोल साहब, ये सारी जो काविशें हो रही हैं जो आपके लीडर कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब के पास गए, फिर शहबाज साहब के पास चले गए, फिर एपी सिंह बोला, ये जाहिर है एक मकसद के लिए हो रही है ना कि हुकूमत गिर जाए। ऐसा होता हुआ लग रहा है आपको? कब तक, कैसे? ये मैं नहीं कहूँगा कि हुकूमत गिर जाए और किसी और को मौका मिले कि हुकूमत को गिराने की। हम ये नहीं चाहते। और किस मकसद के लिए मिल रहे हैं बिलावल साहब? ये लाना चाहते हैं दोबारा, सुने मेरे 58(2)B को जो वापस लाना चाह रहे हैं, ये कोशिश को हम नाकाम बनाना चाहते हैं। हम इस कोशिश को भी नाकाम बनाना चाहते हैं कि ये नैब ऑर्डिनेंस में अपनी मर्जी करना चाहते हैं, हम उस कोशिश को भी नाकाम बनाना चाहते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि मैं समझता हूँ कि जो मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून 50-50 है इस वक्त। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, लीडरशिप के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ।
वो अभी तक कंफ्यूज है, तय नहीं कर पाई है। लीडरशिप के हवाले से बात कर रहा हूँ, निचले सतह के जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि हम सड़कों पर आए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है शायद अभी तक वो जहनी तौर पर तैयार नहीं है। उनके अपने वजूहात हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी समझते हैं। हमने उनको कहा है कि आप और सोच लें। बात यह है कि हमारी तहरीक पहले ही चल जाती, मार्च में ही हो जाती, लेकिन ये कोरोना की वजह से रुक गई। हुकूमत का जाना नहीं जाना, देखें हुकूमत अगर सेनेट के इलेक्शन तक रहती है तो यही चाहते हैं ये लोग कि सेनेट के इलेक्शन तक जो है पीटीआई की अक्सरियत आ जाएगी सेनेट के अंदर, और उसके बाद इमरान खान का अपना कोई भरोसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत जाएगी तो इमरान खान खुद इस असेंबली को तोड़ेगा। आज आप मेरी इस रिकॉर्डिंग को नोट करके रख ले, ये हुकूमत अगर जाएगी भी तो इमरान खान खुद पहला वजीर आजम होगा जो अपने प्रेसिडेंट को कहेगा कि असेंबली को डिसॉल्व करो। देख ले, हम बाकी रख लेते होते, रिकॉर्डिंग में चला भी देते होते, रख ले शराइत, ऐसे कुछ ऐसे चीजें जिस पर वो मैं समझता हूँ कोई स्टैंड लेगा और वो पूरी नहीं कर पाएगा। और ऐसे हालात में जहाँ पर ऑपोजिशन 22 साल जद्दोजहद के बाद एक आदमी वजीर आजम बन गया है, वो अपने हाथों से असेंबली क्यों तोड़ देगा? मतलब नहीं, जिद्दोजहद के बाद वजीर आजम बना है तो वो वजीर आजम वाला किरदार अदा नहीं कर पा रहा है। क्या इमरान खान रात को सोते वक्त ये नहीं सोचता होगा कि जो बातें मैं करता था, अभी ब्रेक में एक आपने मिसाल दी कि उसने कहा जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूं अगर होते हुए कोई साफी को उठा लिया जाएगा तो फिर वो बंदा ही शख्सियत, वो इदारा ही जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये कर दूंगा मैं। ये तो एक छोटी सी मिसाल है, कितने बड़ी बातों से यू टर्न ली है, वो नहीं कर पाता जो करना चाह रहा है। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब, आप अगर इमरान खान साहब कहेंगे यार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, यार आरिफ अलवी यार डिसॉल्व करो यार असेंबली, यार ऐसे तो मतलब क्या ऐसे होगा? नहीं, परफॉर्मेंस की बात ही नहीं। बात यह है कि जो मुल्क के हालात है, इस हालात में मौजूदा हुकूमत नहीं चल पा रही है, इमेच्योर गवर्नमेंट है, इमेच्योर लोग हैं। वन फाइन मॉर्निंग इमरान खान साहब जो है वो तंग आके डिसॉल्व करवा देंगे असेंबली अपने सदर से, मुल्क की तारीख के पहले वजीर आजम बन जाएंगे। मैं समझता हूँ इमरान खान किसी भी चीज पे जो है ना खड़ा नहीं रहता है। वो जब समझेगा कि हालात इस तरफ जा रहे हैं कि वो इज्जत से मुझे बताए सबसे पावरफुल खबर बना रहे हैं नबील भाई यार, तारीख में सबसे पावरफुल डिक्टेटर अयूब खान था। हाँ। मुझे एक बात बताए, अयूब खान एक गाली पर, कराची में एक गाली पर इस्तीफा क्यों दिया उसने? क्या वजूहत थे? पब्लिक सेंटिमेंट इतना बन गया ना उसके खिलाफ, तो आपके ख्याल में अवामी प्रेशर इतना बन जाएगा इमरान? आज भी पब्लिक सेंटिमेंट है। आप जाए ना बाहर, आप जाए बाहर, लोगों से इंटरव्यू ले, आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप गैलप सर्वे ARY करवा ले। कल एक चैनल ने किया, 62% एक पार्टी के हक में आया और 26% जो है PTI के हक में आया। आप मुझे बताएं कि आप पब्लिक में जाएं तो आप गैलप सर्वे करें, क्या लोग बातें कर रहे हैं, क्या लोग महंगाई नहीं मार रही है, क्या लोगों को ये जो बेरोजगार कर रहे हैं वो नहीं मार रही है, क्या लोगों को ये मुझे बताएं कि यानी ठीक है, यानी इनका ये ख्याल है वलीद साहब, डेवलपमेंट का काम बता दे, अवाम में इतने हद तक गैर मकबूल हो जाएंगे का काम बता दे जो हुकूमत कर रही है। एक काम अगर आप बताना चाहें, अवाम में सब तक गैर मकबूल हो जाएंगे कि कोई चारा नहीं रहेगा इमरान खान साहब के पास सिवाय इसके घर चले जाए। अच्छा, मैं वाज़े कर दूं वसीम साहब आपके लिए भी और बाकी मेहमानों के लिए भी कि जो असेंबली तोड़ने का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर या कायदे ऐवान का जो होता है वो कुली होता है, वो आर्टिकल 58(1) में है। और गबोल साहब शायद नावाकिफ़ हैं इस बात से कि एक वज़ीर आज़म ही ने उसको वक्त से पहले इस्तेमाल किया था और वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, क्योंकि 1973 में इलेक्शन जब करवाए थे हुआ था तो उनकी 5 साल मुद्दत जो थी प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो 1978 में मुकम्मल होनी थी। उन्होंने 1 साल पहले उसको तोड़ दिया। तो पहले वज़ीर आज़म नहीं होंगे, अगर मैं मफूज़े पे कह रहा हूँ, अगर कोई भी वज़ीर आज़म ये करे पाकिस्तान में तो वो पहला नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन जो होता है असेंबली तोड़ के जो प्राइम मिनिस्टर कराता है, वो जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी सोचा, उसकी सियासी मुहर्रकात कभी वो नहीं होती जो गबोल साहब बता रहे हैं। हमेशा भुट्टो साहब ने भी इस तरह किया था, या अभी उनको लगा अच्छा टाइम है, अभी पॉपुलर हूं, अभी करा दूं तो रीइलेक्ट हो जाऊंगा। टेरेसा एग्जैक्टली वो पॉपुलैरिटी की वजह से करते हैं कि जी पॉपुलैरिटी हो तो जी पूरा टर्म ना गुजरने दे, अभी कर लें, अच्छी मेजॉरिटी आएगी। अगली बात मैंने ये अर्ज करनी है, आपने कहा जी अवाम किस तरह रिएक्ट करती है, ये जो छोटे मोटे वाकयाती सर्वेज होते हैं इससे उसका अंदाज़ा नहीं होता। वो किसी एक इलाके में जाके जब तक एक नेशनल लेवल का
पूरे सतह पर ना हो, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां गैलप, IRI, प्यू ये करती हैं, इनको ज़रूर करती हैं, वो भी अपना काम जानती हैं, वो उनको पता होता है कि टेम्परेचर कब लेना है, और वो हमेशा होता है किसी 5 साल मुद्दत में। हमारी पाकिस्तान में कितने सारे इस तरह के सर्वेज हुए हैं, हमेशा उनके साल होते हैं 2012 2013 के शुरू में होती हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा होता है, टर्म पूरी होने वाली होती है। उसी तरह 17-18 में भी सर्वेज हुई थी जो नेशनल लेवल पे। आप समझते हैं कोई इतनी परेशान कुन बात नहीं है, ठीक है, मैं पॉइंट ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं अब जरा आगे बढ़ता हूं। बात नहीं है, मेरी अर्जी है सिर्फ ये एक छोटी सी अर्जी है। मैं सिर्फ आखिरी बात कहना चाह रहा था कि अगर उसका कोई अभी टेम्परेचर लेने का तरीका है तो एक दो चीज़ें हैं, एक तो ज़िमनी इंतखाबात कुछ आने वाले हैं, उससे कोई मेजर अपसेट होता है तो कभी कभी उससे वो इशारा मिलता है, या एक बल्दियाती इंतखाब भी मुतवक्के हैं पंजाब में, वो हो जाएंगे इस साल के अंदर अंदर ही, तो उससे भी पता लग गया। ये बात ठीक है नबील भाई, ये बल्दियाती, लेकिन उसके अलावा टीवी पे आके कहने से नहीं कोई बात होती। टीवी पे भड़क मार रहे थे, वो कह रही है जब तक मजबूरी सतह पे नजर ना आए। इंतखाब कराए ना आप लोग बल्दियाती इंतखाब करा नहीं रहे पंजाब में, हो जाएंगे, कराने जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट तो कराने वाली है, वो तो रोज कह रहे हैं। सही नहीं जमहूरी मुदाखलत है, आप कर लें, नहीं करा रहे, जमहूरी मुदाखलत बोसदार साहब नहीं करा रहे। देखिए पहले तो बड़ी अजीब सी बात लगी। आप देखिए कि सेनेटर साहब ने कहा क्या है, उन्होंने कहा ये है इलेक्शन सिर्फ उस वक्त होते हैं जब बहुत ज्यादा प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर हो, इस वजह से इमरान खान साहब नहीं करवाने वाले। आप उनके अल्फाज पकड़ रहे हैं। उन्होंने फिर ये भी कहा कि अगर इमरान खान ने कोई भी करेगा तो ऐसा तारीख में पहली मर्तबा नहीं होगा। मजबूर हो जाएंगे कि मैं इतना अनपॉपुलर कराएंगे। मैंने तो वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करके उन्होंने कहा कि आपने बढ़ा दिया है फकत जेब दास्तां के लिए। नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ उस वक्त करवाता है प्राइम मिनिस्टर। पहले उन्होंने कहा इमरान खान साहब नहीं करवाएंगे, उन्होंने कहा वो सिर्फ उस वक्त करवाता है प्राइम मिनिस्टर जब वो बहुत ज्यादा मकबूल हो, यानी इमरान खान साहब कैसे करवाएंगे, उसके लिए तो मकबूल हो। अच्छा भैया, बहुत जरूरी है वो तो, ये अब आपकी तशरीह है, वलीद इकबाल साहब की बात है, ठीक है। अब मेरा सवाल नहीं वो तशरीह नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यार टर्म पूरी होगी तो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी। जी अगर एक और वो असल वक्त है, जमहूरी इंटरवेंशन की अच्छा कर लें, जी अगर एक और जी 1.5 साल हो गया एक मुंतखब जमहूरी लोकल बॉडीज को डिसॉल्व किया हुआ है इमरान खान साहब ने पंजाब में, यानी ना उससे पहले कानून बनाया, ना इंतखाबात का इंतज़ाम किया। इलेक्टेड जो लोकल बॉडीज़ जो लोगों के मामलात हल करने की एक फोरम है, इलेक्टेड फोरम को डिसॉल्व कर दिया अपने जोर के ज़रिए। और चलें, अगर आप वाकई जमहूरी होते तो आपको 1 साल दिया गया था कवानीन बनाने का, आपने 1 साल में कवानीन नहीं बनाए, यानी ना बनाने के बाद बोला कि ये पिछले 3 महीने में कोरोना आ गया था, हमें 9 महीने और दिए जाएं। 9 महीने अगर और ले लिए पंजाब हुकूमत ने कवानीन बनाने के लिए, तो इस साल में कैसे इलेक्शन होंगे? 9 महीने में तो कवानीन बनेंगे, उसके बाद इलेक्शन, यानी आप क्या 2022, 23, 50 में जाके ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं? आपने कानून बनाया। दूसरा, इस वक्त बलोचिस्तान में, केपी में और पंजाब में तीनों जगह पे हुकूमत जो है वो पीटीआई की है, तीनों जगह पे लोकल बॉडीज डिसॉल्व हैं, तीनों जगह पे, सिर्फ सिंध में फार, बाकी हर जगह पे लोकल बॉडीज डिसॉल्व हैं और पीटीआई की हुकूमत ने की। ये मेरा ख्याल है क्रिटिसिज्म, ये ठीक है कि खान साहब अपनी तकारीर में बार बार बताते थे कि किस तरीके से बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की असास है, किस तरीके से केपी के में विलेज सिस्टम और ये सब करा के जो है वो करेगा। और असास में उन्होंने किया ये है कि बिल्कुल ज़ियाउल हक की तरह और परवेज मुशर्रफ की तरह ये इनको विलेज बेस्ड को नॉन पार्टी बेस्ड बना दिया, यानी पार्टियों को निकाल दिया इस पूरे जमहूरी अमल में से। ये क्या चले, वो तो उनकी अपनी अप्रोच है, उससे एग्री या डिसएग्री किया जाता है, बट द फैक्ट कि बल्दियाती इंतखाबात कराए नहीं, ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अप्रोच को जरा तज्जिया तो करें। अप्रोच ये है कि सियासी जमातों को निकाल दिया जाए और गैर सियासी जमात पे जो बरादरी वगैरह या जो भी लोकल होती है उस बुनियाद पे इलेक्शन करवाए। सही है, ठीक है। यही हर डिक्टेटर करता है, यही इमरान खान साहब कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने वैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व कर दी हैं लोकल बॉडीज की। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आखिरी में एक कमेंट आप लोग इस पे खुलासा दूंगा कि अब ये नैब कवानीन का क्या है। आपने कहा ये करो, वो कह रहे हैं भाई ये जो आप बोल रहे हो, यानी कि अपोजिशन कह रही है ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं। अब ये तो होगा या नहीं होगा, ये ब्रेक के बाद जरा कंक्लूड करते हैं आप लोगों से।
खुश आमदीद। क्विकली एक एक कमेंट ले लेता हूँ तीनों का। वलीद भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, नैब कवानीन में कुछ रद्द-बदल होना चाहिए आपके ख्याल में, और अगर होना चाहिए तो किस चीज़ में? बिल्कुल मैं समझता होना चाहिए। आई थिंक पूरी लीगल कम्युनिटी और सियासी लोग भी जानते हैं कि ख़ुसूसन वो अरेस्ट और डिटेंशन वाले जो हिस्से हैं और ट्रायल के बगैर कैद रखना और जब कन्विक्शन से पहले भी कैद रखना, इस तरह की चीज़ें जो हैं उन पे तो कॉमन ग्राउंड। आप समझते हैं कन्विक्शन से पहले अरेस्ट नहीं होना चाहिए? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वजह किया है इस कानून में तरमीम ना भी हो अगर, तो बेल के लॉ में जो डेवलपमेंट अब आ रही है, हो सकता है वो वैसे ही नैब कवानीन में कोर्ट सी इसको कर दें क्लियर अब। नबील कबूल साहब, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग तो इतना आगे बढ़ गए, इतना कुछ मांग लिया है कि ऐसा लग रहा है आप लोग की नीयत ही नहीं है यार कुछ करने की। जी नबील साहब, ये मैं कहना चाह रहा था। नहीं वसीम, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ये कानून सिर्फ ये चेंज करना चाह रहे हैं कि पहले आप प्रूफ लेकर आए, एविडेंस को जमा करें, कन्विक्ट करें और फिर अरेस्ट करें। या उल्टा चल रहा है सब कुछ, पहले अरेस्ट करते 16 महीने बाद ख्वाजा साद रफी को उसके भाई को छोड़ना पड़ा। कितनी बेइज्जती हुई है नैब की, मुझे बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए, उस पर तो वलीद साहब भी एग्री कर रहे हैं कि कन्विक्शन से पहले अरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने तो बहुत कुछ मांग लिया ना, 1 अरब से कम पे भी ना हो, ये भी ना हो, 35 निकात दिए आपने। नहीं हमने 1994 से पहले भी। अब इनको सिर्फ डर ये है कि आगे 5 साल का अर्सा हो जाएगा, हाथ ना डालो। इनको ये डर है। क्या डर है इनको? हाँ, इनको ये डर है कि ऐसा कानून ना बने के बाद में हम रगड़े में आ जाए। अगर इनको ये डर होता तो ये आपकी हाँ में हाँ मिलाते और कवानीन में चेंज कर देते। अगर ये आपकी तजावीज मान लें तो फिर ये रगड़े में नहीं आएंगे। हमने ओ भाई हमने नहीं हमने तो ये नहीं कहा हमें फ्री कर दे, हमें करप्शन फ्री कर दे, हमारा जो करप्शन है माफ कर दे, हमें चोर डाकू ना बोले। हम कहते आपने कहा कि फिलाना चोर डाकू है, आपने उसको मुल्क से बाहर जाने दिया, आपने उसको कैरेक्टर असैसिनेशन की इल्जाम लगाया और फिर मुल्क से बाहर जाने दिया। आपने कितने लोगों से प्री बार्गेन डील करके आपने उनको छोड़ा। अभी तक कितने लोग 2 साल से जेल में, एक केस भी उन पर साबित नहीं हुआ है। मुसद्दिक साहब, फाइनल कमेंट आप बता दें, ये कानून बदलना चाहिए। कुछ निकलेगा या गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होती रहेगी? देखें, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब के परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वाहिद जो वो कौम को आ सकते हैं या दिखा रहे हैं, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, वो ये कि देखो मैंने इसको मूंछों से पकड़ के जेल में डाल दिया, देखो ये कहता था जेल में डालो, मैंने इसको जेल में डाल दिया, देखो मैंने इसका एयर कंडीशनर जेल में से उतार दिया, इसके जेल में फ्रिज पड़ा हुआ था, मैंने फ्रिज बाहर निकाल दिया। तो जिनकी ऐसी सोच हो, अगर उनके हाथ से फ्रिज, जेल, मूंछें, ये वगैरह वगैरह सब निकाल दिया जाए तो वो करेंगे क्या? तो आपके ख्याल में कुछ निकलने वाला है नहीं फिर इससे? जी, मेरा ख्याल है कि ये बहरहाल इसकी जो ड्रैकोनियन नेचर है वो सबके सामने आ चुकी है, हुकूमत के सामने भी आ चुकी है और हुकूमत को मालूम है कि इसकी जद में ये खुद भी आएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव बिल्ड कर दिया, अनलेस इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो एक हाथ में छोटा सा चूजा है वो निकल गया तो फिर लोगों को जेल में कैसे डालें? So you will be surprised अगर नैब लॉज में कोई बड़ी तब्दीली हो, राइट? सॉरी, यू विल बी सरप्राइज्ड अगर नैब लॉज में कोई बड़ी अमेंडमेंट हो? जी, मेरे ख्याल में तो अगर बड़ी अमेंडमेंट नहीं होनी तो बेशक ना हो, हमारा तो ये नुक्ता है। और आपने जो पहले मुकदमा पेश किया वो किसी हद तक ठीक है, हम समझते हैं नैब की एक लेगेसी है, कुछ नैबज़दा, तो उस कल्चर को ख़त्म करने के लिए आपको एक नई तंजीम बनानी पड़ेगी जो सियासी इंतकाम जिसका मरकज ना हो, मरकूज जिस पर वो ना हो, बल्कि उसका मकसद हो एहतसाब करना। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी और सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।